हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड एजुकेशन में। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा 17 मार्च आज है और आज जो है कि जेपीएससी का प्रीलिम्स टेस्ट यानी कि जो प्रारंभिक परीक्षा है वह लिया गया है। और यहाँ पे आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जनरल स्टडीज पेपर 1 का जो भी क्वेश्चन था उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन करने वाला हूँ। यानी कौन से क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन जो है कि सही है, इसके बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पर जानकारी देने वाला हूँ। यानी 1 से लेकर 100 क्वेश्चन जो पूछे गए थे इसमें पेपर 1 में सामान्य अध्ययन से रिलेटेड, उसके बारे में मैं यहाँ पे आप लोगों को जानकारी देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, यदि आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है तो वीडियो को बिना स्किप के हुए लास्ट तक जरूर से देखिएगा और अपने क्वेश्चन शीट के साथ जो है कि आप यहाँ पे अपना आंसर को मिलाएंगे कि कितने आंसर जो है कि आपके सही होते हैं और कितने जो है कि गलत होते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप लास्ट तक जरूर से देखिएगा। तो चलिए यहाँ पे देख रहे हैं फ्रेंड्स, आप जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो कहा जा रहा है, निम्नलिखित युग्म में कौन सा सही सुमेलित है। यानी जो सही युग्म सुमेलित है उसे जो है कि चयन करना है। जैसा कि एक साइड यहाँ पे दिया है नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता और पुरस्कार का क्षेत्र है, यानी कि यहाँ पे जो प्राप्त करता है नोबेल पुरस्कार का जो प्राप्त करता है उन्हें जो कि किस क्षेत्र में दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन, और बताना है कि कौन सा सही सुमेलित जो है यहाँ पर है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं स्वांते पाबो यहाँ पे जो दिया गया है इनका भौतिक विज्ञान, जो कि यहाँ पे बता दें कि यह बिल्कुल गलत है। स्वांते पाबो को 2022 का जो नोबेल पुरस्कार मिला था उन्हें यह चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया था। ऑप्शन बी जो देख रहे हैं एलन एस्पेक्ट, इन्हें जो है कि भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया था, जो कि यहाँ पे रसायन विज्ञान जो है कि बताया जा रहा है, जो कि बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन जो देख रहे हैं मॉर्टन मेंडल, यानी मॉर्टन मेंडल जो हो गए यहाँ पे देख रहे हैं, इन्हें जो कि रसायन विज्ञान के क्षेत्र में जो कि नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और यहाँ पे जो बताया जा रहा है आर्थिक विज्ञान, ये भी आपका गलत हो जाएगा। और यहाँ पे जो ऑप्शन डी देख रहे हैं एनी एरोनॉक्स, इन्हें जो है कि साहित्य के क्षेत्र में जो कि नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे सही सुमेलित जो पूछा जा रहा था ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, निम्न में से किस शहर में 20 अप्रैल 2023 को आयोजित वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ था। यानी जो 20 अप्रैल 2023 को जो वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन जो संपन्न हुआ वह दिल्ली में हुआ था। भारत का जो राजधानी दिल्ली है, दिल्ली में जो कि इसे संपन्न किया गया था। यानी ऑप्शन इसका जो ए है वह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से किस राष्ट्र के द्वारा 2023 में भारतीय राष्ट्रपति को उस देश की यात्रा के दौरान सबसे उच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सूरीनाम, यहाँ पे ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखेंगे, द कोएलिशन ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन हैं। द कोएलिशन ईयर्स जो पुस्तक है इसके लेखक के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसके जो लेखक हैं प्रणव मुखर्जी, यानी इसका जो ऑप्शन बी है वह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 5 है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो, जिसे शॉर्ट फॉर्म जो नाटो होता है, इसके संदर्भ में बताना है कि कौन सा कथन जो है कि वह सही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ऑप्शन फर्स्ट में है कि इस संगठन में 42 राष्ट्र सदस्य हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इस संगठन में जो राष्ट्र सदस्य हैं वह 32 है, न कि 42। यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में अवस्थित है, ये बिल्कुल सही है। यानी नाटो का जो मुख्यालय है वह ब्रुसेल्स में उपस्थित है, मतलब अवस्थित है। तो यहाँ पे देखा जाएगा जिसमें ऑप्शन जो दूसरा जो दिया हुआ होगा वह सही हो जाएगा। यानी यहाँ पे 5 का आंसर बी हो जाएगा, केवल 2। ठीक है ना, यानी 5 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं 6 क्वेश्चन में, G20 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे G20 के बारे में बताना है कि कौन सा कथन जो है वह सही है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन जो यहाँ पे देख रहे हैं, 1 दिसंबर 2022 को भारत ने ऑस्ट्रेलिया से इसकी अध्यक्षता प्राप्त की थी। और जो ऑप्शन 2 यहाँ पे देख रहे हैं, G20 का पहला शिखर सम्मेलन 2008 में वाशिंगटन DC में संपन्न हुआ था। यानी यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है कि सही होगा, तो
तो ये जो ऑप्शन जो सेकेंड देख रहे हैं ये जो गलत है, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा और ऑप्शन जो 2 है वह सही हो जाएगा। यानी कि जो G20 का जो शिखर सम्मेलन, जो पहला शिखर सम्मेलन था 2008 में हुआ था, और कहाँ पर हुआ था, तो वाशिंगटन DC में हुआ था। और जो 2022 का हुआ था वह भारत में हुआ था। यहाँ पे जो 2022 देख रहे हैं यह ऑस्ट्रेलिया में ना होकर कहाँ पे हुआ था, तो भारत में हुआ था, ठीक है। और 2024 में कहाँ पर होने वाला है, तो 2024 में जो है वह ब्राज़ील में होने वाला है। याद रखेंगे 2024 का कहाँ, ब्राज़ील में। तो इसलिए यहाँ पे सही के बारे में पूछ रहा था, तो ऑप्शन यहाँ पे जो बी है केवल दूसरा, यह सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिकता संहिता यानी कि UCC की बात करता है। तो यहाँ पे जो 7 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 44 यानी आर्टिकल 44 जो है वह समान नागरिक संहिता के बारे में जो कि बात करता है, अनुच्छेद 44। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 8वां क्वेश्चन देखेंगे, 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य ने ही हाल ही में सरकारी स्कूलों में दीपावली के दिन अवकाश की घोषणा की थी, तो न्यूयॉर्क, यानी ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी दीपावली के दिन जो है कि अवकाश की घोषणा किया था, कहाँ पे किया गया था, तो न्यूयॉर्क में किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, यानी जो सही सुमेलित है उसे यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि कौन सा जो है कि सुमेलित सही है। जैसे यहाँ पे जो इधर जो एक साइड दे दिया गया पद्मश्री प्राप्तकर्ता, यानी जिन्हें पद्मश्री जो है कि मिला हुआ है पुरस्कार, और किस क्षेत्र में दिया गया है यहाँ पे आप लोग को बताना है। तो यहाँ पे 9 क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे श्री आनंद कुमार, इन्हें जो है कि विज्ञान व अभियांत्रिकी के क्षेत्र में दिया गया, श्री मूलचंद लोढ़ा साहित्य तथा शिक्षा के क्षेत्र में, और श्री जानूम सिंह सोई सार्वजनिक मामले, और श्री पी कल्याण सुंदरम इन्हें सामाजिक कार्य में। तो इन्हें जो इसमें से बताना है कि कौन सा जो है कि सुमेलित है। तो आप लोग को यहाँ पे बता दूँ कि जो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है ये केवल सही है, यानी कि श्री पी कल्याण सुंदरम को जो है कि सामाजिक कार्य के क्षेत्र में जो कि इन्हें पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया हुआ था, यानी दिया गया था। और ये जो बाकी जो युग्म देख रहे हैं ये बिल्कुल गलत है, इसलिए यहाँ पे इसका जो ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व के सबसे बड़े रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, अभी से पहले की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर प्लेटफॉर्म था वह विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म था, लेकिन हाल ही में जो है यहाँ पर भारत का जो कर्नाटक में एक रेलवे प्लेटफॉर्म है उसे जो है कि उद्घाटन किया गया, जो कि विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म हो गया है। यानी कि 10 का जो ऑप्शन ए होगा कर्नाटक वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं 11 नंबर में। 11 क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन से भारत के गणतंत्र दिवस 2023 में मुख्य अतिथि थे। यानी 2023 में गणतंत्र दिवस जब आयोजन किया गया था उस समय जो कि कहाँ के व्यक्ति कौन जो थे यहाँ पर मुख्य अतिथि बनकर आए हुए थे। तो यहाँ पे बात करें मिस्र के राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा, मिस्र के राष्ट्रपति कौन थे, तो अब्दुल फतह अल सीसी। यानी अब्दुल फतह अल सीसी जो मिस्र के राष्ट्रपति थे वह 2023 के क्या थे, मुख्य अतिथि थे। और 2024 की बात करें तो 2024 में जो यहाँ पर मुख्य अतिथि थे गणतंत्र दिवस में, मुख्य अतिथि कौन थे, तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो जो थे वह मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए थे। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, तो सूडान में फंसे हुए भारतीय नागरिकों के निष्क्रमण हेतु भारत सरकार द्वारा बचाव अभियान का शुभारंभ किया गया था। इस अभियान का नाम था, यानी इस जो अभियान चलाया गया था, इस अभियान का नाम बताना है कि इस अभियान का नाम क्या था, तो ऑपरेशन कावेरी। यानी ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वह सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं 13 नंबर में, भारतीय संसद के नए भवन को किस वास्तुकार ने डिजाइन किया था, तो बिमल पटेल। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में से आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन CDRI के बारे में कौन सा कथन सही है। यानी कौन सा कथन सही है ये बताना है। भारत CDRI का सदस्य है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ऑप्शन ए जो है, ये जो पहला कथन जो है यह बिल्कुल सही है। यहाँ पे यह एक UN एजेंसी है, यानी दूसरा कथन जो है ये भी बिल्कुल सही है।
और तीसरे कथन की बात करें, इसका मुख्यालय पेरिस में अवस्थित है, गलत है ये। और इसकी शुरुआत जो है कि G20 समिट 2023 में हुई थी, यानी ये भी गलत है। यानी कि दो ऑप्शन जो पहला और दूसरा देख रहे हैं, ये ऑप्शन जो है कि सही है, और बाकी ये जो तीसरा और चौथा ऑप्शन जो यहाँ पे दिख रहा है, जो तथ्य यहाँ पे बताए गए, ये बिल्कुल गलत है। तो जो भी ऑप्शन में दिखेगा फर्स्ट एंड सेकेंड, वो आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2 यहाँ पर सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए 15 क्वेश्चन में है कि कृषि सूखा को परिभाषित किया जाता है, यानी कृषि सूखा को परिभाषित किया जाता है, तो कैसे परिभाषित किया जाता है इसके बारे में जो आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निम्न मृदा आर्द्रता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र स्थित है, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र जो है यह हैदराबाद में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो डी है वह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, यायात्सो झील के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। जो यायात्सो झील है इसके बारे में बताना है, जो कि लद्दाख में स्थित है। इसी के बारे में बताना है कि कौन सा कथन जो है कि सही है, यह लद्दाख में स्थित है, यह बिल्कुल सही ऑप्शन है, यानी जो मतलब जो तथ्य कहा गया है यह बिल्कुल सही है। दूसरा यहाँ पे देख रहे हैं, तो दूसरा जो है कि यह जैव विविधता अधिनियम के तहत लद्दाख का प्रथम विरासत स्थान है, ये भी बिल्कुल सही है। और इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। और यह सतलज नदी के द्वारा सिंचित है, जो कि यह गलत है। यानी कि यहाँ पे जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो है यह बिल्कुल सही है, यानी जिस भी ऑप्शन में दिखेगा आपको, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ये आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला है कि लकड़ा वाला समिति 1993 में जो बना था वह संबंधित है, यानी किससे संबंधित था, तो यह गरीबी आकलन से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है यह सही हो जाएगा। 18 का ऑप्शन बी। 19 यहाँ पे बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई मानव अधिकारियों की सार्वभौमिक घोषणा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा शामिल नहीं है, तो इसमें देखिए जो अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई थी, इसमें समान स्वतंत्रता एवं समानता, जीवन का अधिकार, ये सब जो था वह शामिल था, यानी यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा। उसके बाद उपयुक्त जीवन यापन स्तर की स्वतंत्रता, ये भी शामिल था। शामिल नहीं है के बारे में पूछ रहा है, तो देखिए ये वाला सार्वभौमिक आधारभूत आय का अधिकार, यानी ऑप्शन जो डी देख रहे हैं ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे 20 नंबर में बात करें, WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुदान बॉक्स के रूप में विचार नहीं किया जाता है, तो रेड बॉक्स अनुदान, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वह सही हो जाएगा। चलिए 21 नंबर की बात करें, जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सही है, इसके बारे में यहाँ पे आप लोग को बताना है कि पहला जो तथ्य कहा गया है, इसमें रेत की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर घटती है, बिल्कुल सही है। ये बांगर एवं खादर स्वरूप में होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। ये मृदा देश के कुल क्षेत्रफल का 40% हिस्सा, ये भी बिल्कुल सही है। और यहाँ पे जो फोर्थ है, इस मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक एवं फास्फोरस की मात्रा कम होती है, ये बिल्कुल गलत है। यानी जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो है यह सही कहा गया है, यानी जिस भी ऑप्शन में दिखेगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं, ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, PM कुसुम योजना संबंधित है, यानी PM कुसुम योजना जो है यह किससे संबंधित है, तो कृषि सौर पंप व्यवस्था से संबंधित है। ऑप्शन जो ए है 22 का वह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रम शक्ति सहभागिता दर को किस रूप में परिभाषित किया जाता है, तो यहाँ पे देखेंगे जो 23 क्वेश्चन है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो श्रम शक्ति सहभागिता दर है इसे जो है किस रूप में परिभाषित किया जाता है, इसके बारे में यहाँ पे आप लोगों को बताना है। तो नियोजित एवं नियोजन के इच्छुक का कार्यशील आयु जनसंख्या के प्रति अनुपात जो है, इसी के संदर्भ में, इसी के रूप में जो है श्रम शक्ति सहभागिता दर को परिभाषित किया जाता है, यानी इसका जो ऑप्शन बी है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट निम्नांकित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ILO के द्वारा जो है कि जारी किया जाता है, यानी ऑप्शन सी जो है इसका वह सही हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं 25 क्वेश्चन में, तो 25 में है कि
निम्न में से कौन से कथन खराई ऊँट के संबंध में सही नहीं है? खराई ऊँट के संबंध में सही नहीं है, इसके बारे में बताना है कौन सा कथन सही नहीं है, सही है, ठीक है। कौन सा कथन सही है इसके बारे में यहाँ पे आप लोग को बताना है। तो जैसे यह लद्दाख में पाया जाने वाला दुर्लभ ऊँट प्रजाति है, ये बिल्कुल गलत है। उनका नाम स्थानीय शब्द खारा जिसका अर्थ नमकीन होता है, खारा यानी कि नमकीन होता है, इसे व्युत्पन्न है, ये बिल्कुल सही है। और अपनी चारागाह तक पहुंचने के लिए यह समुद्र में लंबी दूरी तक जो है कि तैरते हैं, यहाँ पे जो देख रहे हैं ये भी बिल्कुल सही है। और प्राचीन समय में इनका इस्तेमाल सिल्क रूट में होता था, ये बिल्कुल गलत है। यानी कि 2 और 3 यानी सेकेंड और थर्ड जो है यह आपका सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। 26 यहाँ पे देखते हैं, गिनी गुणक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है कि सही है? गिनी गुणक के बारे में बताना है कौन सा कथन जो है कि यहाँ पर सही है। तो यह समाज के आय के असमानता के स्तर को मापता है। यहाँ पे आगे है कि गिनी गुणक जितना अधिक होगा असमानता उतना ही कम होगी। आगे है कि यह लॉरेंज वक्र के प्रयोग से व्युत्पन्न किया जाता है। तो ये 3 कथन दिया गया है, इसमें से अगर बात करें तो जो पहला आप देख रहे हैं ये वाला फर्स्ट और थर्ड जो है यह बिल्कुल सही है, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी देख रहे हैं यह आपका सही हो जाएगा, केवल 1 एवं 3, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डिब्रू सैखोवा जैव उद्यान निम्न में से कहाँ स्थित है? तो यह असम में है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका वह सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि अर्थ ओवरशूट दिवस संबंधित है, यानी अर्थ जो ओवरशूट दिवस है यह किससे संबंधित है, इसे जो है कि बताना है। तो यह जो है कि पर्यावरण क्षरण से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल पर हल की खोज संबंधित टेराकोटा की प्रकृति मिली है? तो यह बनावली में मिला है, यानी ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वह सही हो जाएगा, बनावली, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे है नवपाषाणिक पूरा स्थल बोरोडीह झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो बोरोडीह के बारे में बताना है कि झारखंड के किस जिले में जो कि स्थित है। यहाँ पे आप देख रहे हैं हजारीबाग, सिमडेगा, जामताड़ा, उपरयुक्त में से कोई नहीं, यानी जो 3 ऑप्शन दिया गया तीनों में से कोई भी नहीं है, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आगे यहाँ पे बात करते हैं 31 में, यानी 31 क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रशासनिक संरचना आरोही क्रम में है? आरोही क्रम में यहाँ पे बताना है। तो आरोही क्रम में यहाँ पे बात करें जो आप लोग को बताना है, ठीक है ना। यहाँ पे देख रहे हैं 31 क्वेश्चन नंबर आरोही क्रम में बताना है। तो ये आपको कौन सा हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा स्थानीय द्रोणमुख और संग्रहण कर वाटिका, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो डी होगा वह सही हो जाएगा। 31 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 31 का ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट यहाँ पे 32 की बात करें तो प्रभावती गुप्त शासिका थी, प्रभावती गुप्त शासिका थी गुप्त वंश की, सुग वंश की, वकाटक वंश की या मौखरी वंश की। तो यहाँ पे आप लोग को बता दें फ्रेंड्स कि जो प्रभावती गुप्त जो शासिका थी यह गुप्त वंश का जो शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की यह पुत्री थी और इसका जो विवाह जो था ये वकाटक यानी वकाटक नरेश रुद्रसेन सेकेंड यानी रुद्रसेन द्वितीय जो थे उनके साथ जो है कि इनका विवाह हुआ था और इनका जो है कि मृत्यु हो जाता है। रुद्रसेन जो थे यानी ये प्रभावती गुप्त के जो पति हुए रुद्रसेन, इनका जो कि मृत्यु हो जाता है। उसके बाद जो है मृत्यु के बाद प्रभावती गुप्त ने संरक्षिका बनकर जो है कि वहाँ का शासन चलाया था, यानी वकाटक वंश का शासन जो है कि चलाया था। तो यहाँ पे देख लीजिएगा जो भी है, ऐसे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए वकाटक वंश की, ठीक है। यानी शासिका थी, कहाँ की शासिका थी? तो वकाटक वंश की, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं संगम ग्रंथ तो तोल्काप्पियम कार्य है, यानी कि संगम ग्रंथ जो है तोल्काप्पियम, इसका कार्य क्या है, किस पर आधारित है? तो व्याकरण पर, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पे देख रहे हैं व्याकरण पर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं मुगल मनसबदारी व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए कौन उत्तरदायी था? यानी जो सुचारू संचालन के लिए जो मुगल मनसबदारी व्यवस्था जो था इसका सुचारू रूप से संचालन के लिए कौन उत्तरदायी था? तो मीर बख्शी, ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं मुगल काल के दौरान पिछले शासन काल के दौरान ढाले गए सिक्कों को कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था? तो यहाँ पे उन्हें मुहर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मुहर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं विजयनगर साम्राज्य की राजधानी किस नदी के तट पर
स्थित थी। तो यह तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित थी, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है यह आपका सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 37 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। इधर जो है कि कुछ इमारत का नाम दिया गया है और यहाँ पे निर्माणकर्ता जो थे, यानी इमारत के जो निर्माणकर्ता थे उनका नाम यहाँ पर दिया गया। जैसे लाल महल का निर्माणकर्ता कौन थे, बलबन, ये बिल्कुल सही है। हिंडोला महल के जो निर्माणकर्ता थे हुसैन शाह, ये भी बिल्कुल सही है। और जहाज महल के जो निर्माणकर्ता थे वह गयासुद्दीन खिलजी, ये भी बिल्कुल सही है। और लाल दरवाज़ा मस्जिद बीबी राजे, ये गलत ऑप्शन दिया गया है। यानी यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है, डी, ये आपका सही हो जाएगा। यानी कि 37 का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, सॉरी नहीं, ये भी सही। लाल दरवाज़ा मस्जिद जो था ये भी बीबी राजे के द्वारा जो है कि बनवाया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी यहाँ पे चारों जो दिया गया है ये चारों सुमेलित सही है। यानी इसका ऑल यहाँ पे सही भी सही है। ठीक है, कोई भी जो है कि यहाँ पर गलत नहीं दिया गया। जो कि यहाँ पर पूछा जा रहा था कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, नहीं के बारे में पूछ रहा था, जो कि यहाँ पे सभी सुमेलित है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन देखिए क्या होता है, आंसर जो है कि क्या दिया जाता है, जो कि यहाँ पे सब सही दिया गया। ठीक है ना, और नहीं के बारे में पूछा जा रहा था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन जहांगीर के समय का चित्रकार नहीं है। तो जहांगीर के समय में जो ख्वाजा अब्दुस समद जो थे यह अकबर के समय के चित्रकार थे, जो कि यहाँ पे जहांगीर के समय के चित्रकार नहीं थे। बाकी जो देख रहे हैं मंसूर मनोहर और अबुल हसन जो थे यह जहांगीर के समय के चित्रकार थे। यानी इसका जो ऑप्शन सी होगा वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि 1931 ईस्वी में कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ। यानी 1931 का जो कराची अधिवेशन हुआ था वहीं पर जो है कि मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव जो कि पारित किया गया था। यानी ऑप्शन नंबर जो बी है 39 का वह सही हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था रैयतवारी एक ऐसी व्यवस्था है जो भारत में हमेशा प्रचलित रही है। तो यह थॉमस मुनरो के द्वारा कहा गया था। यानी ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किस समाचार पत्र से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे। यंग इंडिया, इंडियन मिरर, हरिजन और इंडियन ओपिनियन। तो इसमें से देखा जाएगा तो महात्मा गांधी जो हैं कि यंग इंडिया, हरिजन और ये जो इंडियन ओपिनियन है, इन तीनों से महात्मा गांधी संबंधित थे, जुड़े हुए थे। लेकिन यहाँ पे जो इंडियन मिरर देख रहे हैं इससे महात्मा गांधी संबंधित नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर जो बी है इसका वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं 42 नंबर में, जो आप देख रहे हैं अमृतसर की संधि महाराजा रंजीत सिंह और के बीच संपन्न हुई। यानी कि जो अमृतसर की संधि हुआ था कब हुआ था, तो 1809 ईस्वी में हुआ था। यह जो है कि महाराजा रंजीत सिंह और जो यहाँ पे देख रहे हैं लॉर्ड मिंटो, यानी ऑप्शन डी में जो दिख रहा होगा लॉर्ड मिंटो, इनके बीच जो है कि यह संधि हुआ था। ऑप्शन नंबर जो डी है यह सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर द्वारा नहीं लिखी गई है। तो डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा जो पुस्तक नहीं लिखी गई है उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं थॉट ऑफ ऑन पाकिस्तान, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट और द प्रॉब्लम ऑफ रूपीज, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, ये तीनों पुस्तक जो है यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है। और सर्वेंट ऑफ इंडिया, ये जो आप देख रहे हैं ये इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। तो ये पुस्तक जो है सर्वेंट ऑफ इंडिया गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा लिखा गया है। तो इसका जो ऑप्शन डी है नहीं लिखा गया था उसके बारे में पूछ रहा है, तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करें। यहाँ पे कुछ वाक्य दिया गया उस पर विचार करना है। जैसे फर्स्ट जो है मुख्य भूमि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है। दूसरा यहाँ पे देख रहे हैं गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच का 2.5 घंटा का अंतर है। तीसरा यहाँ पे देख रहे हैं 22 डिग्री 30 मिनट पूर्व भारत की मानक देशांतर रेखा है। और यहाँ पे जो 4 नंबर देख रहे हैं मानक देशांतर रेखा के समय को भारत के लिए मानक समय माना जाता है। अब यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित जो ऊपर जो विकल्प दिया गया है उसमें से सही उत्तर का चयन करना है। जो 4 विकल्प, जो 4 यहाँ पे तथ्य बताया गया है इसके बारे में कौन सा विकल्प जो है कि सही है, इसके बारे में जो है कि आप लोग को यहाँ पर जानकारी देना है। तो जैसे यहाँ पे बात करें जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें से चारों जो है, नहीं 4 नहीं, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं, थोड़ा सा ऑप्शन क्या है देखेंगे कि मुख्य भूमि भारत का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है ना, पहला जो तथ्य कहा गया है ये बिल्कुल सही है। ठीक है,
गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच 2.5 घंटे का अंतर है, नहीं 2 घंटे का अंतर है, ये गलत आपका हो जाएगा। थर्ड में है कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व भारत की मानक देशांतर रेखा, ये भी बिल्कुल सही है। और मानक देशांतर रेखा के समय को भारत के लिए मानक समय माना जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। यानी यहाँ पे जो पहला तीसरा और चौथा जो ये सही है और दूसरा जो है ये गलत है। यहाँ पे देखिए कौन से में है, पहला तीसरा सही है, देख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन बी फर्स्ट थर्ड और फोर्थ ये सही है, सत्य है, और जो सेकंड है वह असत्य है, ठीक है ना। 2.5 घंटे का अंतर नहीं है, 2 घंटे का अंतर होता है, ठीक है। यानी ऑप्शन यहाँ पे जो बी है वह आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं निम्नलिखित में से निम्न में कौन से कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है इसके बारे में बताना है। तो कर्क रेखा भारत को 2 हिस्सों में बांटता है। पहला जो यहाँ पे बताया गया कर्क रेखा जो है यह भारत को 2 हिस्सों में बांटता है। दूसरा जो कर्क रेखा भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं को 2 हिस्से में बांटता है। और तीसरा कथन है भारत का पूर्व पश्चिम में अधिकतम विस्तार कर्क रेखा के साथ साथ है। और जो चौथा यहाँ पे जो तथ्य कहा गया है भारत के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा कर्क रेखा उत्तर में कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है 4 में से जो भी सही है इसके बारे में यहाँ पर आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं फर्स्ट यानी कर्क रेखा भारत को 2 हिस्सा में बांटता है, ये बिल्कुल सही है। और यहाँ पे जो फोर्थ देख रहे हैं भारत में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। यानी फर्स्ट फोर्थ ये सही है और बाकी ये जो सेकेंड और थर्ड जो है कि यह कथन गलत है। यानी फर्स्ट और फोर्थ यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं 46 क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। तो वह है मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है उत्तर से दक्षिण पश्चिमी घाटों को स्थानीय तौर पर जाना जाता है। तो क्या जाना जाता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। सह्याद्री, अन्नामलाई, नीलगिरी और काडम हिल्स यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। तो अरब सागर में गिरने वाली ये 4 ऑप्शन देख रहे हैं इसमें से साबरमती, तापी और नर्मदा ये तीनों नदी जो है यह अरब सागर में गिरती है। और ये कृष्णा देख रहे हैं यह बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो नहीं गिरती है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका अरब सागर में कृष्णा नदी जो है कि नहीं गिरती है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट है 49 नंबर में यहाँ पे आप जो देख रहे हैं क्वेश्चन 49 में क्या है कि आम्र वर्षा भारत के किन राज्यों में सामान्य घटना है। तो आम्र वर्षा जो है केरल और कर्नाटक में एक सामान्य घटना है। ऑप्शन नंबर डी जो है केरल एवं कर्नाटक इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कौन से कथन सत्य है, सत्य कथन के बारे में चयन करना है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं भारत के पश्चिमी और मध्य भागों के गर्म और शुष्क जलवायु भागों में बाजरा रोपा जाता है, ये बिल्कुल सही है। यह एक कठोर फसल है यानी बाजरा जो है कि कठोर फसल है जो बार बार के शुष्क, ठीक है, बार बार के शुष्क दौर से निपट सकता है, ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है यानी सही कथन है। यहाँ पे बरानी फसल होने के कारण राजस्थान में इसके उत्पादन कम है, ये गलत है। और राजस्थान इसके उत्पादन में अग्रणी है, ये भी बिल्कुल गलत है। यानी कि जो फर्स्ट और जो सेकंड देख रहे हैं यह कथन जो है कि बिल्कुल सही है। फर्स्ट जो कथन कहा गया और जो सेकंड कथन कहा गया है यह आपका बिल्कुल सही है। देखिए ऑप्शन किसमें, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका जो है कि यहाँ तक 50 क्वेश्चन जो है कि सही होगा। आप 50 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। और आगे का 50 क्वेश्चन भी आप लोगों को करवाने वाला हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा 51 नंबर में है कि भारत के में शुष्क भूमि की खेती उन प्रदेशों तक सीमित है जहां वार्षिक वर्षा होती है 25 सेंटीमीटर से कम, यानी 25 सेंटीमीटर से कम हो वहीं पर शुष्क भूमि की खेती जो है कि की जाती है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वह सही हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर से कम हो। यहाँ पे 52 नंबर में कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं का अंतर्जातीय प्रवास आखिरी आवासीय स्थान के अनुसार निम्न क्रम में है। कौन से क्रम में यहाँ पे बताना है कि जो यहाँ पे बताया गया है ऑप्शन शहरों से गांव, यहाँ पे देख रहे हैं गांव से शहर, शहर से गांव, सॉरी गांव से शहर, शहर से गांव, शहर से शहर, गांव से गांव, ठीक है। यहाँ पे बी ऑप्शन है शहर से गांव और शहर से शहर और गांव से शहर, गांव से गांव,
ठीक है। ये ऑप्शन जो है बी ऑप्शन जो है यह सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं 53 क्वेश्चन में, 53 सॉरी यहाँ पे देखिएगा क्या है, नहीं यहाँ पे सी ऑप्शन देखते हैं, गांव से गांव, गांव से शहर, शहर से गांव, शहर से शहर, ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, यानी जो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 52 का जो है बी ऑप्शन सॉरी सी ऑप्शन जो है कि सही है। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन सही कर लेंगे। ठीक है, सॉरी सी ऑप्शन जो है कि इसका सही होना चाहिए। ठीक है, आप देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट यहाँ पे कि जनसंख्या आकार के आधार पर निम्न में से कौन सा शहरी संकुलन का आरोही क्रम है। शहरी संकुलन का आरोही क्रम यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो आरोही यानी कि यहाँ पे देख रहे हैं कौन सा हो जाएगा, अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, यानी जो ऑप्शन सी दिया गया है यह आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे बढ़ते हैं 54 नंबर में। तो भारतीय संविधान में चुनाव आयोग का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश से प्रेरित है, यानी चुनाव आयोग का जो प्रावधान है यह किससे प्रेरित है, इसके बारे में यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पे देखा जाएगा तो नॉन ऑफ दीज उपर्युक्त में से कोई भी नहीं यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पे ऑप्शन जो है कि सही है, इसमें से किसी से संबंधित नहीं है। जो ऑप्शन 3 ऑप्शन दिया गया है तो इसीलिए ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा संसद को 2/3 बहुमत से राज्य के किस विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है। तो यहाँ पे जो 55 का ऑप्शन नंबर जो ए देख रहे हैं आर्टिकल 249 249 यह आंसर सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। यह कौन से अनुच्छेद में, तो आर्टिकल 37, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका वह सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, किस संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अनुच्छेद 16 में 4A जोड़कर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति और में आरक्षण सुनिश्चित किया गया, यानी ST SC जो का जो यहाँ पे देखा जाएगा जो पदोन्नति में जो आरक्षण सुनिश्चित किया गया है यह कौन से संशोधन के द्वारा जो है कि यहाँ पर बताना है कि कौन से संशोधन के द्वारा यह जोड़ा गया है, ऐसा किया गया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो 77वां संविधान संशोधन हुआ था 1995 में, इसी के अंतर्गत जो है कि ऐसा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी जो है यह आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यानी 57 का ऑप्शन सी सही है। ठीक है, चलिए यहाँ पे 58 यहाँ पर जो देख रहे हैं 58 नंबर 58 में एक निम्नलिखित में से कौन से कथन भारत के दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के बारे में सही है। इसके बारे में यहाँ पे जो 4 कथन दिया गया, यह सर्वप्रथम 1957 में स्थापित हुआ था। यह एक वैधानिक संस्था है और इसकी स्थापना दर निर्धारण या संशोधन सहित दूर संचार सेवाओं को विनियमित करने के लिए की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। तो यहाँ पे 4 कथन कहा गया, 4 कथन में कौन सा कथन सही है इसके बारे में आप लोग को बताना था। तो यदि आप लोग को मालूम हो तो आप जो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। यह जो क्वेश्चन है 58 ये आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, आप जो है कि कमेंट बॉक्स में से कर आप हमें बताएंगे। चलिए यहाँ पे 59 क्वेश्चन जो देख रहे हैं, भारत में पंचायती राज संस्था के कामकाज की जाँच के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समितियाँ नियुक्त की गई थी। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं भारत में जो पंचायती राज संस्था थी इसके कामकाज की जांच के लिए जो है इसके जांच के लिए जो है कौन सी समिति बनाया गया था ये आप लोग को बताना है। तो कौन सा समिति बनाया गया था, तो ये चारों समिति बनाया गया था। LM सिंघवी समिति, GB के राव समिति, अशोक मेहता समिति और बलवंत राय मेहता समिति, यानी चारों यहाँ पे देखिएगा उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है कि भारत में किस तिथि को सुशासन दिवस मनाया जाता है। तो 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी का जो जन्म दिवस है उनकी याद में जो है कि यहाँ पर सुशासन दिवस 25 दिसंबर को जो कि मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा इसका वह सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में सत्य नहीं है। सत्य नहीं है इसके बारे में आप लोग को बताना है, सत्य नहीं है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं उनके कार्यकाल के प्रशासनिक खर्च संसद के मत के अधीन है, यह बिल्कुल गलत है। ठीक है, सत्य ये नहीं है। यहाँ पे अपने पद को छोड़ने के बाद वह भारत सरकार या राज्य के अधीन अन्य कोई पद पाने के योग्य नहीं है। ये बिल्कुल सही है। ठीक है ना, ऑप्शन जो सेकेंड है ये भी सही, ये सही है। और थर्ड में है कि संसद के दोनों सदनों में
अक्षमता या दुर्व्यवहार साबित होने के आधार पर ही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाया जा सकता है। ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि जो कथन फर्स्ट जो कहा गया था यह सत्य नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे देखेंगे अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रयोग का तर्क संगत प्रतिबंध निम्नलिखित में से किन परिस्थिति में उचित ठहराया जा सकता है। यहाँ पे देख रहे हैं राजद्रोह यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे राज्य की सुरक्षा, मानहानि, राजद्रोह और सार्वजनिक व्यवस्था। तो इसमें से बताना है कौन सा आपका जो सही उत्तर का चयन करना था। तो आप देख रहे हैं कौन सा आपका सही उत्तर होगा, ये आप लोग को यहाँ पर बताना था। तो इसमें सभी जो है कि ऑल यानी उपर्युक्त सभी यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वह सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं किस समिति के रिपोर्ट ने भारत के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए आदिवासी स्वशासन सुनिश्चित करने के संदर्भ में पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996 के लिए मार्ग प्रशस्त किया। तो भूरिया समिति, कौन सा समिति, तो भूरिया समिति ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र में विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था। आप लोग को मालूम होगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल जो है कि 1956 से 1961 तक जो है कि रहा था। कब से कब तक, तो 1956 से 1961 तक जो है कि रहा था। और यहाँ पर जो है कि किस क्षेत्र पर जो है कि विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था, तो औद्योगिक क्षेत्र में, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं शहरी क्षेत्रों में गरीबी के आकलन का आधार किस सूचकांक को मापा जाता है। तो यहाँ पर कृषि श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है भारत निम्न में से किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक साथ ही साथ सबसे बड़ा उपभोक्ता और आयातक भी है। इसके बारे में यहाँ पे आप लोग को जानकारी देना था कौन सा इसका सही होगा आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी दलहन का यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं निम्न में से कौन सा नगद फसल नहीं है। तो ज्वार जो है कि नगद फसल नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। यहाँ पे नेक्स्ट है सतत विकास के निर्धारण हेतु किन सूचकांकों का आधार बनाया जाता है। किन सूचकांकों को आधार बनाया जाता है, तो पारिस्थितिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, आर्थिक और उपर्युक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे है जोहान्सबर्ग में सतत विकास सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था। यानी जो सतत विकास सम्मेलन जो हुआ था जोहान्सबर्ग में, बताना है कि किस वर्ष किया गया था। तो 2002 में किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है यह आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सतत विकास क्या है। सतत विकास के बारे में, तो सतत विकास जो है कि क्या है, तो सतत विकास जो है यह आर्थिक विकास, पर्यावरणीय विकास और सामाजिक विकास, ये सभी, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है उपर्युक्त सभी, यह आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट यहाँ पे सतत विकास शब्द कब अस्तित्व में आया था। जो सतत विकास शब्द जो है यह अस्तित्व में कब आया, तो यह 1987, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है भारत में आर्थिक सुधार की प्रक्रिया कब शुरू हुई। तो भारत में आर्थिक सुधार की जो प्रक्रिया है वह जुलाई 1991 यानी कि 1991 में प्रक्रिया शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करें और नीचे दिए हुए कूट में सही उत्तर का चयन करें। जो सही उत्तर है उसका चयन करना है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं मूल्य विभेद, रैगनर नरकसे और भूमि सुधार, ब्रेटन वुड्स, गरीबी का दुष्चक्र, भूमि एकाधिकार और IBRD भूमि चकबंदी। तो यहाँ पे जो भी सुमेलित है सूची 1 और सूची 2 जो सही सुमेलित है उसे जो है कि यहाँ पर चयन करने के लिए कहा गया था, चयन करना था। तो यहाँ पे बात करें, यहाँ पे देखिए सुमेलित करना है, कौन सा सही सुमेलित है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मूल्य विभेद की बात करें, जो फर्स्ट यहाँ पे देख रहे हैं फर्स्ट का मूल्य विभेद ये आपका हो जाएगा भूमि एकाधिकार यानी कि 3 हो जाएगा। भूमि सुधार जो आप देख रहे हैं सेकेंड का जो होना चाहिए यानी बी का जो होना चाहिए, यह भूमि सुधार जो देख रहे हैं यह भूमि चकबंदी हो जाएगा। गरीबी का दुष्चक्र, ठीक है, यहाँ पे जो सी देख रहे हैं गरीबी का दुष्चक्र ये रैगनर नरकस हो जाएगा। और IBRD जो हो जाएगा ये ब्रेटन वुड्स हो जाएगा। यानी कि जो ए का 4 हो गया, सी का जो हुआ 3 हुआ, बी का 3 हुआ, सी का फर्स्ट हुआ और डी का सेकेंड हुआ। यहाँ पे देखिएगा कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वह सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
यहाँ पे 74। ध्वनि तरंगों को दो क्रमागत संपीड़नों के बीच दूरी को क्या कहते हैं? जो ध्वनि तरंगों के बीच दो क्रमागत संपीड़न होता है उसे तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं निम्न में से प्रतिध्वनि का क्या कारण है? तो प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि का परावर्तन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। प्रकाश वर्ष इकाई है, दूरी का इकाई है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है निम्न में से कौन निर्वात में गमन नहीं कर सकता है? तो ध्वनि जो है वह निर्वात में गमन नहीं कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें वाहक यानी रेडियो तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया का नाम है? तो मॉड्यूलेशन, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है यह सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है निम्न में से किस जीव से अंगोरा ऊन की प्राप्ति की जाती है? तो अंगोरा ऊन की प्राप्ति जो है वह खरगोश से की जाती है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट है रैम के बारे में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होता है इसके बारे में कौन सा कथन जो है कि सही नहीं है? इसके बारे में जो है कि आप लोग को बताना था। तो यहाँ पे जो चार ऑप्शन दिया गया है इसमें से कौन सा कथन जो है कि ऑप्शन सही नहीं है? तो देखिएगा, जैसे रैम एक अस्थायी भंडारण क्षेत्र है, ये बिल्कुल सही है। रैम एक हार्ड डिस्क स्टोरेज की तरह है, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। रैम एक वाष्पशील मेमोरी है, ठीक है, वाष्पशील मेमोरी है। और यहाँ पे जो रैम में भंडारित सूचनाएं कंप्यूटर के ऑफ होने पर उड़ जाती है, बिल्कुल सही है। यानी इसका जो ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 20 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, जल्दी इसको ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है किसी की शिकायतों को व्यक्त करने के लिए वेबसाइटों का प्रयोग कहलाता है। यानी कि किसी की शिकायत को हम व्यक्त करने के लिए जिस वेबसाइट पे जो वेबसाइट होता है प्रयोग करते हैं वह क्या कहलाता है? तो साइबर वेंटिंग, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है यह आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू का कौन सा अंग गणना करता है तथा परिणाम देता है? तो वह एएलयू होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वह आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कि निम्न में से किस जीव से अंगोरा ऊन की प्राप्ति की जाती है? तो ये जो है कि आपका क्वेश्चन हो चुका है, यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, ये दोबारा आ गया। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात करें, आपका यहाँ पे कितना क्वेश्चन तक हुआ? तो 82 तक हो गया है। ठीक है, 82 क्वेश्चन तो जो कि आपका कंप्लीट हो चुका है। 83 में यहाँ पे देखेंगे तो ICAR दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो है 16 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें चावल का वैश्विक जीन बैंक स्थित है। तो चावल का जो वैश्विक जीन बैंक जो है कि कहाँ स्थित है? तो यह जो है कि फिलीपींस में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे कि गन्ना है। गन्ना क्या है? तो गन्ना जो है गन्ना क्या है? तो गन्ना यहाँ पे बताना है कि अधिक दीप्तिकालीन पौधा है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा यह सही आंसर हो जाएगा। 85 का ऑप्शन बी। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 86 में है कि मक्के के भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 30 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे कि व्यावसायिक खाने योग्य गेहूं में निम्न में से कौन सी जीमोनिक स्थिति पाई जाती है? तो ABD ऑप्शन नंबर जो डी है, ABD जीनोम, यह सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे कि क्षारीय भूमियों को सुधारा जा सकता है। तो क्षारीय भूमियों को जो जिप्सम के प्रयोग द्वारा जो कि सुधारा जा सकता है, जिसका केमिकल फार्मूला जो होता है CaSO4 × 2H2O, इसका केमिकल फार्मूला होता है। जिप्सम के प्रयोग द्वारा जो है कि क्षारीय भूमि को सुधारा जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं निम्नलिखित में से लोटा पहाड़ की मुख्य पहचान क्या है? ठीक है, तो इसके बारे में यह झारखंड जीके का क्वेश्चन है। झारखंड जीके जो पेपर 2 क्वेश्चन हुआ था वह उसका वीडियो जब मैं लाऊंगा तो उसमें इसका आंसर जो है कि आप लोग को बता दूंगा। ठीक है, और कुछ एक क्वेश्चन यहाँ पे जो देख रहे हैं जहांगीर नामा में छोटा नागपुर राज्य के किस हाथी का उल्लेख किया गया? तो ये इसके बारे में जानकारी हमें प्राप्त नहीं है। यदि आप लोग को मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर से बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं 91 में 1857 की क्रांति गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रोहिणी आज किस जिले में स्थित है? तो यह जो है कि देवघर में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर जो इसका सी हो जाएगा वह सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि संथाल जनजाति में सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो मरांग बुरु, यानी जो ऑप्शन दिया गया इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मरांग बुरु। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कि राजकुमारी कुष्ठ आश्रम जो कि 1895 में स्थापित किया गया था, यह किस शहर में स्थापित किया गया था यह बताना है। तो यह देवघर में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो हिलखड़िया समाज पंचायत से बड़ी संस्था को क्या कहा
क्या कहता है, यानी हिल खड़िया समाज पंचायत से बड़ी संस्था को क्या कहता है, तो परहा। क्या कहता है, तो परहा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन गांव के प्रधान माने जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो डी है भोक्ता, यह सही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे थेनबिरी एवं विददिरी संस्कार जुड़े हैं, किससे जुड़े हैं, इसके ये भी जो है कि आप कमेंट बॉक्स में इसके आंसर आप बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कि गिरिडीह को किस वर्ष रेलवे से जोड़ा गया था, यानी गिरिडीह को किस वर्ष जो कि रेलवे से जोड़ा गया था, तो 1871 ईस्वी में रेलवे से जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। नेक्स्ट यहाँ पे है प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पारसनाथ निम्नलिखित में से किससे सबसे नज़दीक है, तो मधुबन से सबसे नज़दीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, जो सही सुमेलित नहीं है इसके बारे में बताना है। विश्व वातावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। विश्व होम्योपैथी दिवस 22 मार्च को, ये बिल्कुल गलत दिया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कि 21 जून को मनाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा सुमेलित नहीं था इसके बारे में बताना था। तो विश्व होम्योपैथी दिवस जो 12 मार्च दिया गया है, यह आपका गलत हो जाएगा। यह जो है कि हर वर्ष 10 अप्रैल को जो है कि मनाया जाता है, 10 अप्रैल यहाँ पे सही होना चाहिए था, जो कि 12 मार्च दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है और आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, 2023 में किस राज्य ने सीखो व कमाओ कार्यक्रम का प्रारंभ किया है, तो यह एमपी यानी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो है सीखो व कमाओ कार्यक्रम जो है कि शुरू किया गया था। तो इस तरह से आपके 100 क्वेश्चन जो कि आपके कंप्लीट हो जाते हैं। यानी जो पेपर वन में जो सामाजिक अध्ययन का सामान्य ज्ञान का जो 100 क्वेश्चन पूछा गया था, उसके बारे में मैंने यहाँ पे आप लोग को बताया कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है। अगर इसमें किसी क्वेश्चन में अगर आपको लगा हो कि ये गलत बताया गया है मेरे द्वारा, तो आप जो कमेंट बॉक्स में आप उसे लिखेंगे, वहाँ पे डाउट भी जो कि उसके बारे में और भी क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए गए। तो कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं आप जो है कि कमेंट बॉक्स में लिखिए, और आप जो है कि यह वीडियो किस ज़िले से देख रहे हैं ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में से शेयर कर दीजिए, ताकि अन्य लोग भी जो है कि इसका लाभ ले सकते हैं और अपने क्वेश्चन जो आंसर शीट जो है कि मिला सकते हैं, कितने क्वेश्चन जो है कि उनके सही होते हैं। तो इस तरह से यह वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, हो सकता है आप अगर आप कहेंगे तो आपके लिए मैं पेपर जो 2 है जो कि स्पेशल झारखंड है, उसका भी वीडियो मैं आप लोग को अपने चैनल पर अपलोड कर दूँगा। यदि आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और आपके 100 क्वेश्चन इसमें कितने सही होते हैं ये भी आप जरूर से लिखेंगे। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।